एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। मंच के संचालक आदरणीय शिव कुमार पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। बहुत अच्छा मंच संचालन आप करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने लास्ट टाइम जब आशा जी का देखा था प्रोग्राम, उसमें बहुत अच्छे से आपने मंच को चलाया था। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित लाल किताब के विशेषज्ञ ब्रिज मोहन सेकड़ी जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मंचस्थ उपस्थित आदरणीय राजेश शर्मा जी, चेतना कालरा जी, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और साथ में मंजू शर्मा जी, नीलिमा जी, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो सभी, रेनू गुलाठी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, प्रियंका वोरा जी, आशुतोष गुप्ता जी, शील झा जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका ये प्रथम कार्यक्रम है और आपने इसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है, हम सभी को एक छत के नीचे एकत्रित किया है। शुरुआत है, आगे तो आपको और भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने हैं, तो आपके लिए एक ज़ोरदार तालियां बनती हैं कि आपकी जो मेहनत तपस्या वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ज्योतिष सम्मेलन होते रहते हैं, आए दिन होते हैं, हम भी उनमें जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, पर जो मूल धारणा होती है वो यही है कि हम ज्योतिष के लिए कैसे जिएं, हम ज्योतिष को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की उम्र तो कम होती है, पर कहीं ना कहीं उसके पास अनुभव अच्छा होता है, या वो बहुत कम समय से ज्योतिष में कार्य कर रहा होता है, तो उसके पास विचारों का संग्रह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि आप ज्योतिष के कितने करीब हैं, आपके कितने दिल के नज़दीक एस्ट्रोलॉजी है, आप उसको कितना जी रहे हैं, आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप कितने नज़दीक हैं पंचांग के। आप जितने नज़दीक रहोगे पंचांग के, जितने इर्द गिर्द सराउंड में आपके बुक्स रहेंगी, आप कहीं ना कहीं परिपक्व होते चले जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, एक थॉट चलता रहेगा कि इस बुक में ये उठा के देख लूँ, या इस वाले ट्रांजिट का ये रिजल्ट हो सकता है। ऐसे ही मेरे पास परसों एक एस्ट्रोलॉजर का फ़ोन आया, उनको किसी पॉडकास्ट में जाना था। वो बोले कि मुझे पॉडकास्ट में जाना है और मुझे 2 पॉडकास्ट करने हैं, जिसमें मुझे वर्ष 2025 का प्रेडिक्शन देना है, मुझे बताना है कि वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो मैंने कहा तो बताइए फिर। तो कहते मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ कि मैं न्यूज़ चैनल पर बैठूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया पर, तो मैं वहाँ क्या बोलूँ, कैसे प्रेडिक्शन किया जाए। तो जब भी, जैसा मैंने भी आपको एक बात बोली कि हम जब भी कोई काम करते हैं ना, तो उससे पहले उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए। अगर उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आ गए तो आप किसी को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हो। मैंने उससे क्या पूछा, मैंने पूछा कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितनी देर का है। उसने बोला 1 घंटे का प्रोग्राम है। मैंने कहा क्या आपको 1 घंटे में सभी 12 राशियाँ बतानी है? कह रहे हाँ, मुझे 1 घंटे में सभी 12 राशि बतानी है। मैंने कहा ओके, यानी कि आपके पास मोटा मोटा 7 से 8 मिनट का समय होगा एक राशि के बारे में बात करने के लिए। कह रहे जी। तो कह रहे कि किस तरीके से बताया जाए। मैंने कहा देखिए, बताने के तो तरीके बहुत होते हैं, पर जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे बात करी जाए, और साथ में कुंडली के बारे में भी आपसे डिस्कशन करूँगा। तो कह रहे मोटे मोटे तौर पर हमारे को क्या बताना चाहिए जब फॉरकास्ट करनी हो। तो मैंने कहा सबसे पहले ये देखिए, जब आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हो, क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे,
आप एक लोक भविष्य के रूप में प्रेडिक्शन कर रहे हो। आप जिसको न्यूज़ चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों के लिए बताने जा रहे हो, तो आप मेष राशि की जब बात करोगे तो करोड़ों लोगों के ऊपर वो एप्लीकेबल होगी। तो आपको पहले उन जर्नल बातों को खोजना होगा, उन जर्नल बातों के ऊपर फोकस करना होगा। वो व्यक्ति के सामने वाले ब्रेन के ऊपर सीधा अटैक करेगी और उसका ज्योतिष के प्रति भाव बढ़ने लगेगा। अब आप किसी के इंडिविजुअल तो देख नहीं रहे, कह रहे बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा आप क्या करिए, सबसे पहले ये देखिए कि ट्रांजिट में कौन कौन से ग्रहों का कब कब परिवर्तन हो रहा है। जैसे अब बड़े जो ग्रह होते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी लाइफ के अंदर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल शनि हो गया, राहु है, केतु है, जुपिटर है। आप शनि का ट्रांजिट देखिए। अब शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को होगा, वो कुंभ राशि को छोड़ के मीन में जाएंगे। तो आप ये देखिए कि मीन राशि वालों के ऊपर जब शनि आकर के बैठेंगे तो वो कैसा फल देंगे गुरु की राशि में। आप ये उसको ये बताइए कि भाई जितने भी मीन राशि के लोग हैं उनकी जो शनि की 7.5 है वो पीक में आएगी, यानी कि मिड पार्ट में आएगी, राशि के अंदर आएगी। कहीं ना कहीं तनाव, स्ट्रेस वाली जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित होंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन निकल के आ गया। आप ये देखिए कि मीन राशि का जो स्वामी है यानी कि जुपिटर पे चले जाते हैं तो गुरु का राशि परिवर्तन होगा। अब गुरु का राशि परिवर्तन होगा 14 मई को, यानी कि वो आ जाएंगे वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन यानी कि बुध के घर में। अब बुध की राशि में जैसे ही वो आएंगे तो उनकी दृष्टि किस पर रहेगी? उनकी दृष्टि होगी खुद अपनी ही राशि पर, सप्तम दृष्टि होगी धनु राशि के ऊपर। तो अब आपके सामने एक और जनरल प्रेडिक्शन निकल के आ गया कि जब जुपिटर अभी एट प्रेजेंट जब वृषभ राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट वो मिथुन राशि में जब रहेंगे तो उस टाइम देंगे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो दृष्टि है वो अपनी राशि पर होगी और वो 4 राशियों से केंद्र में होंगे, 3, 6, 9 और 12 यहाँ से सेंटर में आ जाएंगे। तो प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली सिचुएशन को बनाएंगे। आपको इस तरीके से ये देखना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने उनको बोला कि जैसे आप बोलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कि भाई आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाओगे 29 मार्च को। अब जब ढैया से मुक्त होगे तो आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा और आपसे जब शनि का साया हटेगा तो भी आपको एक कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से तनाव चल रहा था उससे आपको काफ़ी निजात मिलेगी। जैसे वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। अब मंगल का ट्रांजिट देख लो, क्योंकि मेरी ऐसी समझ है कि इस समय फिलहाल ट्रांजिट के अंदर वृश्चिक राशि वाले परेशान काफ़ी चल रहे हैं, मेष राशि वाले काफ़ी परेशान चल रहे हैं, मीन राशि वाले काफ़ी परेशान चल रहे हैं, कुंभ राशि वाले काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और अगर आप इसके डीपली चीज़ों में जाओ तो आप ये सोचोगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अब उसके रीज़न हैं। पहली चीज़ कि मीन राशि से पंचम नीच 5th हाउस में मंगल का प्रभाव है। अब मंगल 21 जनवरी तक नीच है, तो आप बोल सकते हो कि देखिए मीन राशि वालों जब ये वर्ष की शुरुआत होगी तो वर्ष की शुरुआत में मंगल कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क पर, आपकी बुद्धि पर नीच का होकर के ट्रांजिट कर रहा होगा, तो वो आपको तनाव देगा। यानी कि शुरुआत जो आपकी रहेगी वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से होगी, आपको संतान से, बच्चों से कष्ट होगा, तनावकारी परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित होगी। आप बोल सकते हो कि वर्ष की शुरुआत में और एट प्रेजेंट भी मैं उन सभी गर्भवती महिलाओं से आग्रह करना चाहूँगा, आप इस चैनल के माध्यम से बोल सकते हो कि आपका राहु जो है मीन राशि में बैठा हुआ है और राहु की 5th दृष्टि जो है वो 5th हाउस के ऊपर है, कर्क राशि के ऊपर है और कर्क राशि में ऑलरेडी मंगल नीच का होकर के चल रहा है। इसका मतलब 5th हाउस कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई आपको इस समय पर काफ़ी केयरफुली काम करने की ज़रूरत है। ऐसे आप बोल सकते हो कि मेष राशि वालों जब आपका मंगल का ट्रांजिट, देखिए इस समय सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर की लॉन्ग प्रेडिक्शंस है ना उसमें मैं मंगल के रोल को बहुत देख रहा हूँ नेक्स्ट ईयर भी।
और मैं शनि के और जुपिटर के रोल को बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। अब वो कैसे, इन जनरली मंगल 42-45 दिन के लिए नीच होता है, पर इस बार जो उसका टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। जैसे वो 2 अप्रैल को कर्क राशि में आएगा, यानी कि 21 जनवरी को वो मिथुन राशि के अंदर वक्री होगा 2025 में। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को कर्क राशि में आएगा और फिर 6 जून को ट्रांजिट होगा सिंह राशि में। यानी कि आपको फर्स्ट 21 डेज नीच मंगल का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा आपको जो प्रभाव देखना पड़ेगा वो अप्रैल पूरे मंथ में, मई पूरे मंथ में और जून के पहले 6 दिन तक। तो अब आपको ये डेट यहाँ पर आइडेंटिफाई करके साइड में रख लेनी होंगी। और जब आप इन राशियों के बारे में बात करोगे या स्पेसिफिक मेष और वृश्चिक राशि की बात करोगे तो उस समय आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हो, आप उसको बता सकते हो। अब इसी प्रकार से आप बात कर रहे हो वृषभ राशि की। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रेज हो गया कि अच्छा पंडित जी ये बताइए कि वृषभ राशि वालों के लिए खर्चों की स्थिति कैसी रहने वाली है वर्ष 2025 में। तो देखिए, ये मैं आपके सामने जो बातें कर रहा हूँ, अब आप ये देखिए कि वृषभ राशि से जो 12वें पड़ती है वो मेष राशि पड़ती है। तो यानी कि आप ये बोलोगे कि भाई 2025 की शुरुआत कहीं ना कहीं खर्चीली रह सकती है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड मंगल ग्रह आपका नीच का होकर के 3rd हाउस में बैठा हुआ है। इट मीन्स दैट कि आपके खर्चे आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर, आपके मित्रों के ऊपर, आपके खास लोगों के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका व्यय हो सकता है। ये फर्स्ट 21 डेज हो सकता है, उसके बाद अप्रैल में और जून के पहले 6 महीने हो सकता है। ये एक ऐसे एक आपके सामने जनरल प्रेडिक्शन निकल के आएगा। तो जो मूल भाव है वो आपको ये समझना होगा कि जो मेजर प्लैनेट हैं वो अपना जो काम है वो किस तरीके से करेंगे, पहली बात तो ये। अब मैं आपसे बात करूंगा एक हॉरोस्कोप के बारे में, और वो हॉरोस्कोप है ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड। मेरे पास से एक कस्टमर आए थे कुंडली दिखाने के लिए और उनको ट्यूमर था ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन ट्यूमर होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर शनि का रोल आपको मिलेगा, राहु का रोल मिलेगा, क्योंकि लंबी बीमारी के कारक ग्रह होते हैं। लंबी बीमारी का कारक ग्रह हमेशा ये सोचता है कि मैं लंबी बीमारी दूं, और फोड़ा यानी कि ट्यूमर होना, यानी कि कहीं ना कहीं मंगल का और केतु का इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगा। अगर कोई घाव हो रहा है, कोई फोड़ा हो रहा है, यानी कोई ट्यूमर की शेप बन रही है तो ये कुंडली मुझे बड़ी सही लगी, मतलब डिफरेंट लगी। तो मुझे लगा कि आपके सामने आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। और वो कुंभ लगन की जन्मपत्री थी और उसमें जो लगन का लॉर्ड था यानी कि शनि ग्रह, शनि लग्नेश होकर के रोग स्थान में जाकर के बैठ गया 6ठे भाव में, यानी कि कर्क राशि में। अब 6ठे भाव में इसका बैठना, ब्रेन में ट्यूमर का होना, यानी कि जो पंचम स्थान है वहाँ का लॉर्ड जो बुध ग्रह था वो अष्टम भाव में बैठा हुआ था, और खुद रोगेश चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठा हुआ था। यानी कि लग्नेश 6ठे में, 6ठे भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में भी वो बुध के साथ में। अब सूर्य, ये आप बहुत ध्यान से समझना कि सूर्य का, मंगल का और राहु का, इनकी युति बनी हुई थी 9th हाउस में। अब सूर्य और राहु का रोल इकट्ठा हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य राहु के साथ बैठ करके राहु ने लंबी बीमारी का योग बनाया सूर्य के लिए, और मंगल साथ में बैठ गया, एक मंगल राहु का अंगारक दोष बना। और साथ में जो दृष्टि है सूर्य की, राहु की और मंगल की, वो भी कहीं ना कहीं तीसरे घर में जा रही थी। तो मैंने उनको ये पूछा कि भाई जब ये सूर्य, राहु और मंगल सप्तम दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे हैं। अब मेष राशि सर का प्रतिनिधित्व करती है। चीज़ें थोड़ा बहुत डीपली अगर हम जाएंगे तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि जब मेष राशि सर को, वृष राशि चेहरे को, मिथुन राशि गले को, तो यानी कि हेड के ऊपर सूर्य का प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव आ गया, तो कहीं ना कहीं सर से संबंधित रोग का उत्पन्न होना। गुरु की महादशा के अंदर जब शनि की अंतरदशा चली तो इनको लंबी बीमारी का योग हुआ,
और 2018 में इनकी शनि की महादशा शुरू हो गई। उसके बाद से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई, काफ़ी ज़्यादा इनका जो ट्यूमर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। तो आप ये देख सकते हैं, आप चीज़ों को इस तरीके से कुंडली में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर लग्नेश रोग स्थान में चला जाए या रोग स्थान का मालिक लगन में जाकर के बैठ जाए या लग्नेश अष्टम भाव में चला जाए, छठे भाव का स्वामी भी अष्टम में चला जाए या अष्टमेश छठे भाव में चला जाए, लग्नेश छठे भाव के अंदर चला जाए या छठे का और अष्टम का मालिक लगन में जाकर के बैठ जाए, तो वो कहीं ना कहीं बीमारियों के घोतक हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको बीमारी देते हैं। अब अगर लंबी बीमारी देने वाले ग्रह हुए तो आप लंबी बीमारी के शिकार हो जाओगे। 42-45 दिन यानी कि मंगल का जो ट्रांजिट होता है ऐसे हुए तो आपको 42-45 दिन का रोग उत्पन्न होगा शरीर में मंगल से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने अनुभव में देखी। दोस्तों, आपने बहुत ध्यान के साथ में सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और इस सफल आयोजन के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ तीनों आयोजकों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।